नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले दम पर सदियों पुरानी सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं थेल्स ऑफ मिलेट्स की। ठीक है, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने ब्रह्मांड को देखने और समझने का हमारा नजरिया पूरी तरह से कैसे बदल दिया था। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सवाल से करते हैं। सोचिए, दुनिया के पहले एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर यानी अपनी ही धुन में खोए रहने वाले भुलक्कड़ प्रोफेसर आखिर कौन थे। शायद आपको लगे कि ये कोई आधुनिक दौर का वैज्ञानिक होगा, है ना? लेकिन इसका जवाब प्राचीन ग्रीस में छुपा है, और वो कोई और नहीं, हमारे थेल्स ही थे। इससे जुड़ा एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। इमेजिन कीजिए, एक रात थेलीज चल रहे हैं, उनका पूरा ध्यान आसमान के तारों पर है, और तभी धड़ां, वो ध्यान ना देने के कारण एक कुएं में जा गिरे। वहां खड़ी एक सेविका उन्हें देखकर जोर से हंसी और उसने एक बहुत ही तंज भरी बात कही। जब पैरों के नीचे क्या है वही नहीं दिखता, तो आसमान की बातों को समझने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये छोटी सी घटना उनकी जिंदगी के दो पहलुओं को बहुत अच्छे से दर्शाती है। एक तरफ उनका दिमाग आसमान की ऊंचाइयों में होता था, और दूसरी तरफ वो जमीन पर ऐसे सिद्धांत बना रहे थे जो आगे चलकर दुनिया बदलने वाले थे। खंड 1, प्रथम दार्शनिक। चलिए अब थोड़ा इस अनोखे ऐतिहासिक व्यक्ति की असली जिंदगी के बारे में जानते हैं। तो थेल्स का जन्म लगभग 624 ईसा पूर्व में मिलेटस में हुआ था। उस वक्त मिलेटस एक बहुत ही बिजी, अमीर और कॉस्मोपॉलिटन बंदरगाह था जो आज के टर्की में है। फिर 585 ईसा पूर्व में उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट आया जब उन्होंने पहली बार एक सूर्य ग्रहण की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की। और लगभग 546 ईसा पूर्व में एक ओलंपियाड के खेल देखते वक्त गर्मी और प्यास की वजह से उनका निधन हो गया। ये उनके सफर के सबसे मुख्य पड़ाव हैं। लेकिन एक चीज क्लियर कर दें, थैलीस सिर्फ ख्यालों में खोए रहने वाले इंसान नहीं थे। उनके अंदर एक बहुत ही तगड़ा प्रैक्टिकल जीनियस छुपा था। जब लोगों ने उनका ये कहकर मजाक उड़ाया कि फिलॉसफी पढ़ने से कोई पैसे थोड़ी ना कमाए जाते हैं, तो उन्होंने तारों और मौसम को स्टडी करके पहले ही अनुमान लगाया कि अगले साल जैतून यानी ऑलिव की बहुत जबरदस्त फसल आने वाली है। उन्होंने क्या किया, सर्दियों में ही चुपचाप सारे ऑलिव प्रेसेस सस्ते में किराए पर ले लिए। जब फसल का टाइम आया, लोगों को प्रेसेस की जरूरत पड़ी और थैलीज ने अपनी शर्तों पर उन्हें किराए पर देकर भारी मुनाफा कमाया। इस एक मूव से उन्होंने साबित कर दिया कि फिलॉसफर चाहें तो आसानी से अमीर बन सकते हैं, बस उनकी दिलचस्पी सिर्फ पैसों में नहीं होती। खंड 2, पौराणिक कथाओं से तर्क की ओर। ये वो हिस्सा है जहां इंसानी सोच में सबसे बड़ा बदलाव आया। देखिए, उस दौर में क्या होता था कि लोग हर नेचुरल चीज के पीछे देवताओं का हाथ मानते थे। उदाहरण के लिए, पुरानी मान्यता थी कि भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि समुद्र के देवता पोसाइडन गुस्से में अपने पैर पटक रहे हैं। पर थेल्स ने इस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने लॉजिक लगाया कि भूकंप देवताओं के गुस्से से नहीं, बल्कि समुद्र के पानी में होने वाली हलचल और लहरों के टकराने की वजह से आते हैं। आज हम जानते हैं कि ये थ्योरी टेक्निकली सही नहीं है, पर सोचिए, उस वक्त किसी का देवताओं को छोड़कर प्राकृतिक कारणों को चुनना ज्ञान के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति थी। इस दिशा में सोचते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीक कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम कहते हैं आर्खे। इसका मतलब होता है सबसे बुनियादी तत्व या ब्रह्मांड का वो पहला कारण जिससे हर चीज बनी हो। थेल्स दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस एक अकेले तर्कसंगत स्रोत को ढूंढने की कोशिश की। उनका मानना था कि इस विविधता से भरी दुनिया के पीछे जरूर कोई एक बुनियादी चीज छुपी है। खंड 3, पानी से बना ब्रह्मांड। तो आखिर उनके हिसाब से वो बुनियादी तत्व था क्या? पानी। अब आप सोचेंगे, पानी ही क्यों? उनकी लॉजिक सुनिए। पहला, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पानी 3 अवस्थाओं में फिजिकली एग्जिस्ट कर सकता है: लिक्विड, बर्फ और भाप। दूसरा, उन्होंने नोटिस किया कि हर जीवित प्राणी को जिंदा रहने के लिए नमी चाहिए ही चाहिए। पौधे से लेकर इंसान तक सब पानी पर निर्भर हैं। और तीसरा पॉइंट, नदियों के डेल्टा को देखकर उन्होंने डिड्यूस किया कि मिट्टी और जमीन भी आखिर पानी के फ्लो और इकट्ठा होने से ही बन रही है। तो एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये डिडक्शन बिल्कुल परफेक्ट था। और इसी पानी वाले सिद्धांत पर उनका एक और मानना था, पृथ्वी पानी पर टिकी हुई है और एक लकड़ी के लत्थे की तरह तैर रही है। उन्होंने माइलेटस के पोर्ट पर भारी भरकम जहाज़ों को तैरते हुए देखा था, और वहीं से उन्होंने ये आइडिया निकाला कि हमारी ज़मीन एक चपटी डिस्क की तरह है जो एक विशाल ओशन पर तैर रही है। अगर आप उस समय के हिसाब से सोचें तो ये एक बहुत ही कमाल का प्रैक्टिकल विचार था। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। थेल्स ने एक बहुत मशहूर बात भी कही थी, सभी चीजें देवताओं से भरी हुई हैं।
वेट अ मिनट, क्या वो फिर से उन्हीं पुरानी कहानियों पर वापस जा रहे थे? बिल्कुल नहीं। यहां देवता से उनका मतलब आसमान में बैठे किसी ईश्वर से नहीं था, बल्कि अंदर की प्राकृतिक ऊर्जा से था। उन्होंने चुंबक यानी मैग्नेट्स को देखा और नोटिस किया कि वो लोहे को हिला सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि चुंबक के अंदर एक सोल या जीवित ऊर्जा है, क्योंकि उसमें मोशन क्रिएट करने की ताकत है। खंड 4, तारे, पिरामिड्स और ज्योमेट्री। चलिए देखते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकली क्या-क्या अचीव किया। 5850 ईसा पूर्व। इतिहास का ये नंबर वाकई बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसी साल थेल्स ने उस पूर्ण सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। इस एक ग्रहण ने लिटरली मीडीज और लिडियंस के बीच चल रहे 5 साल पुराने खूनी युद्ध को ऑन द स्पॉट रुकवा दिया था। दिन में अचानक हुए इस अंधेरे से दोनों सेनाएं इतनी हैरान रह गईं कि उन्होंने लड़ाई वहीं रोक दी और तुरंत शांति समझौता कर लिया। क्या पावर थी उस प्रेडिक्शन में! और ज्योमेट्री में, वहां तो इनका दिमाग अलग ही लेवल पर चलता था। उन्होंने इजिप्ट के महान पिरामिड्स की ऊंचाई नापने का एक इतना सिंपल और शानदार तरीका निकाला कि आप तंग रह जाएंगे। वो बस तब तक इंतजार करते थे जब तक कि जमीन पर उनकी परछाई खुद उनके कद के बराबर नहीं हो जाती थी। ठीक उसी मोमेंट पर पिरामिड की परछाई नाप ली और मिल गई असली ऊंचाई। इसके अलावा उन्होंने कई फाउंडेशनल थ्योरम्स भी बनाई, जैसे एक सर्कल का डायमीटर उसे 2 बराबर हिस्सों में काटता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, और सबसे फेमस द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सोचिए, आज भी ये रूल्स स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। थेल्स का दिमाग सिर्फ मैथ्स तक सीमित नहीं था। उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स का एक लेजेंडरी किस्सा सुनिए। एक बार किंग क्रोसियस की सेना हेलीज रिवर के सामने आकर फंस गई। नदी इतनी गहरी थी कि सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। थेल्स ने वहां अपने लॉजिक से एक विशाल डायवर्जन चैनल का डिजाइन बनाया। उन्होंने नदी के पानी को 2 छोटे और कम गहरे स्ट्रीम्स में बांट दिया। नतीजा, पूरी सेना आसानी से पैदल नदी पार कर गई। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो तो ऐसी। खंड 5, खोज की विरासत। आखिर में देखते हैं कि इस एक व्यक्ति ने मानवता पर क्या छाप छोड़ी। उन्हें बिना वजह फादर ऑफ साइंस नहीं कहा जाता। प्राचीन ग्रीस के जो 7 सबसे ज्ञानी लोग थे, जिन्हें 7 सेजेस कहते हैं, थेल्स उनमें शामिल थे। उन्होंने माइलेशियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की शुरुआत की और एनेक्सिमेंडर जैसे महान थिंकर्स को मेंटोर किया। देखिए, मेन पॉइंट ये नहीं है कि उनकी सब कुछ पानी है वाली थ्योरी आज गलत साबित हो चुकी है। मेन पॉइंट ये है कि सवाल पूछने का, देवताओं की जगह लॉजिक ढूंढने का और नेचर को ऑब्जर्व करने का उनका जो तरीका था ना, उसी एक तरीके ने आज की मॉडर्न साइंटिफिक मेथड को जन्म दिया। वहीं से सब शुरू हुआ। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा सोचिए, अगर थेल्स आज के टाइम ट्रैवल करके यहां आ जाएं और इस आधुनिक ब्रह्मांड को देखें, तो उनके हिसाब से वो ऐसी कौन सी एक अकेली चीज होगी जो इस पूरी सृष्टि को आपस में जोड़ती है? एनर्जी, क्वांटम फील्ड्स, स्ट्रिंग थियरी? प्राचीन काल में पहले तत्व की उनकी वो तलाश और आज के फिजिसिस्ट की थियरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढने की लगन, दोनों में कितनी इक्वालिटी है ना? इसने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी एक डीप और दिलचस्प विचार के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। पूरा देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।